फरवरी की ठंडी शाम धीरे धीरे गांव सूरजपुरा पर उतर रही थी। आसमान धुंध से ढका था और खेतों के ऊपर हल्की सफेद चादर तैर रही थी। गांव के बाहर खड़े पुराने बरगद के नीचे रोज की तरह कुछ किसान इकट्ठा थे। हवा इतनी सर्द थी कि उनके हाथ बार बार आग की तरफ बढ़ रहे थे। भाई, इस साल की ठंड तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। गेहूं की बालियां आने से पहले ही जानवर सब बर्बाद कर देंगे। रघु की आवाज में थकान थी। उसके पास बैठा मोहन जमीन पर लकड़ी से लकीरें खींच रहा था, जैसे अपने मन की चिंता मिटाने की कोशिश कर रहा हो। कल रात 4 सांड मेरे खेत में घुस आए थे। जब तक मैं पहुंचा आधा हिस्सा कुचल चुके थे। बरगद की पत्तियां हवा में खड़क रही थीं। थोड़ी दूरी पर बैठे बूढ़े भीखा काका चुपचाप सब सुन रहे थे। उनकी आंखों में कई मौसमों का अनुभव था। खेती अब सिर्फ मेहनत नहीं रही बेटा, ऊपर वाले की मर्जी भी चाहिए। इतने में सूखे पत्तों पर किसी के तेज कदमों की आवाज आई। सबकी नजर एक साथ उधर मुड़ गई। धुंध के बीच से एक आदमी लड़खड़ाते हुए पास आया। वह था शंकर। अरे शंकर, इतनी रात गए खेत से आ रहे हो क्या? शंकर की सांस तेज चल रही थी। उसने लाठी जमीन पर टिकाई और आग के पास बैठ गया। खेत नहीं रहा, अब जानवरों का अखाड़ा बन गया है। अभी अभी 3 नील गायों को भगा कर आया हूँ। कुछ पल सब चुप रहे। आग की लपटें धीमी पड़ने लगी थी। तभी शंकर ने धीमी आवाज में एक और बात कही, ऐसी बात जिसने चौपाल का माहौल बदल दिया। तुम लोगों ने तालाब वाली खबर सुनी है क्या? कौन सी खबर? हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। दूर कहीं सियारों की आवाज गूंजी। चरवाहा नंदू अपनी भैंस को पानी पिलाने ले गया था, लेकिन भैंस वापस नहीं आई। लोग कह रहे हैं तालाब के पास रात में कोई रोता है। यह सुनकर भीखा काका ने सिर उठाया। उनकी आंखों में चिंता की हल्की रेखा उभरी। रात के समय ऐसी बातें मत किया करो, डर अपने आप बढ़ जाता है। लेकिन डर अब हवा में घुल चुका था। बरगद की परछाई जमीन पर फैल गई थी और हर कोई अपने अपने ख्यालों में खो गया था। अगर सच में कुछ गड़बड़ है तो रात की रखवाली कैसे करेंगे? कोई जवाब नहीं दिया। बस आग की लकड़ियां झटकती रहीं और आसमान पूरी तरह अंधेरा हो गया। चौपाल की बातें खत्म हुई तो सब अपने अपने घर लौट गए। लेकिन उस रात किसी को चैन की नींद नहीं आई। ठंड और तालाब की खबर दोनों ही दिल में डर बनकर बैठ गए थे। गांव की गलियों में सन्नाटा था। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज बीच बीच में सुनाई दे रही थी। करीब 11 बजे रघु ने लालटेन जलाई, लाठी उठाई और घर से बाहर निकला। उसकी सांस ठंडी हवा में भाप बनकर उड़ रही थी। वह सीधे मोहन के दरवाजे पर पहुंचा। मोहन, चलो, रात बढ़ रही है। अगर अभी नहीं निकले तो खेत खाली मिलेंगे। बस आता हूँ, आज अकेले जाने का मन नहीं कर रहा। दोनों साथ चले और रास्ते में भीखा काका भी मिल गए। काका पहले से तैयार खड़े थे, जैसे उन्हें पहले ही अंदेशा हो कि आज की रात आसान नहीं होगी। आज तीनों साथ रहेंगे, अकेले पहरा देने में दिल नहीं मान रहा। 3 लालटेन की पीली रोशनी अंधेरे रास्ते को काटती हुई आगे बढ़ रही थी। गांव पीछे छूट चुका था। अब चारों तरफ सिर्फ खेतों की खुशबू और ठंडी हवा थी। सुनो, सियार फिर से चिल्ला रहे हैं। मौसम कुछ अलग लग रहा है। रास्ता उसी पुराने तालाब के पास से गुजरता था। जैसे जैसे वे तालाब के करीब पहुंचे, उनकी बातें खुद ब खुद धीमी पड़ गईं। पानी काला दिख रहा था और पेड़ की टेढ़ी डालियां अजीब सी आकृति बना रही थीं। लालटेन ऊंची रखो, इधर उधर मत देखना, बस सीधे चलते रहो। हवा में एक अजीब सी नमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। कदमों की आहट के अलावा वहां कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। रघु, अगर सच में कुछ है वहां तो हमें लौट जाना चाहिए क्या? डर से खेत नहीं बचेंगे, बस थोड़ा और चलो, मेड़ पास ही है। तीनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए तालाब पार कर गए। कुछ दूर जाकर जब उन्हें अपने खेत दिखे तो जैसे दिल की धड़कन थोड़ी धीमी हुई। पहले आग जला लो, ठंड बढ़ रही है। उन्होंने सूखी टहनियां इकट्ठा की और अलाव सुलगाया। आग की लपटें उठी तो अंधेरा थोड़ा पीछे हट गया। आज रास्ता पार करते वक्त लगा जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा था। मन का वहम है शायद, लेकिन आवाज सच में अजीब थी। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। आसमान पर बादल छा गए थे और दूर बिजली की हल्की चमक दिखाई दे रही थी। तीनों आग के पास बैठे थे, लेकिन उनके दिल में अब भी तालाब का डर जिंदा था।
रात अब अपने सबसे गहरे सन्नाटे में उतर चुकी थी। खेतों के ऊपर हल्की धुंध तैर रही थी। अलाव की लपटें कभी तेज होती, कभी धीमी पड़ जाती। दूर कहीं सरसराहट हुई तो तीनों एक साथ चौंक कर उठ बैठे। रघु, देखा उधर कुछ हिला अभी। रघु ने लालटेन उठाकर अंधेरे की तरफ रोशनी फेंकी, लेकिन वहां कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ हवा से हिलती सरसों की पतली डालियां उठीं। शायद नीलगाय होंगी। आवाज ध्यान से सुनो। कुछ पल तक सब शांत रहा। फिर अचानक खेत के किनारे खड़े सूखे पेड़ की दिशा से एक अजीब सी ठंडी हवा आई। आग की लौ टेढ़ी होकर झुक गई। ये हवा ठीक नहीं लग रही, जैसे तालाब की तरफ से आ रही हो। उनकी बात खत्म ही हुई थी कि उन्हें दूर से किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी, जैसे कोई लंबे डग भरता हुआ पास आ रहा हो। कोई आदमी होगा क्या इतनी रात को? आहट अब और साफ हो चुकी थी। लालटेन की हल्की रोशनी में उन्हें एक लंबा सा साया दिखा। दुबला पतला शरीर, झोंकी हुई चाल और चेहरे पर अजीब सी परछाई। कौन है वहां? अपना नाम बताओ। कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया। फिर वह साया धीरे धीरे और पास आया। उसकी चाल सामान्य नहीं थी, जैसे हवा उसे धकेल रही हो। रघु, यह इंसान जैसा नहीं लग रहा। अचानक वह आकृति अलाव की रोशनी में आ गई। उसकी आंखों में लाल चमक सी थी और चेहरा बेहद उदास दिख रहा था। क्यों जाग रहे हो इस जमीन पर? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तीनों के गले सूख गए, लेकिन रघु ने हिम्मत जुटाई। हम किसान हैं, अपनी फसल की रखवाली कर रहे हैं। तुम कौन हो? हवा और ठंडी हो गई। पेड़ की डालियां जोर से हिलने लगी। उस साए ने धीरे से अपना हाथ उठाया, जैसे उन्हें पीछे हटने का इशारा कर रहा हो। यह मेड़, यह तालाब, यह सब अब शांत रहना चाहिए। जो यहाँ आता है लौट कर नहीं जाता। मोहन और भीखा काका ने एक दूसरे की तरफ देखा। डर अब उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बस खेत बचाना चाहते हैं। अचानक आसमान में बिजली चमकी। उसी रोशनी में उस साए का चेहरा साफ दिखाई दिया, उदासी से भरा, जैसे कोई पुराना दर्द उसके भीतर जिंदा हो। बिजली की चमक जैसे ही खत्म हुई, खेतों पर फिर से गहरा अंधेरा उतर आया। अलाव की आग अब धीमी पड़ने लगी थी, लेकिन तीनों की धड़कनें पहले से तेज थीं। वह रहस्यमयी साया कुछ कदम और आगे बढ़ा और मेड़ के किनारे रुक गया। अगर तुम इंसान हो तो सामने आकर साफ साफ बताओ, और अगर नहीं हो तो हमें नुकसान मत पहुंचाना। साया कुछ पल तक खामोश रहा। हवा के झोंके से उसकी परछाई लंबी होकर जमीन पर फैल गई। उसकी आवाज जब फिर गूंजी तो पहले से धीमी और भारी थी। नुकसान मैं नहीं चाहता, लेकिन इस जगह की शांति टूटे तो सबके लिए मुश्किल होती है। रघु ने लाठी कसकर पकड़ ली, लेकिन उसकी आवाज में डर से ज्यादा जिद थी। ये खेत हमारे हैं, हमारी मेहनत से खड़े हुए हैं, हम इन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। साए की आंखों की लाल चमक हल्की पड़ने लगी। उसने चारों तरफ देखा। लहलहाती फसल, जलती आग और 3 किसानों की थकी मगर मजबूत आंखें। तुम्हारी मिट्टी से लगाव मुझे अपनी याद दिलाता है। यह सुनते ही माहौल का डर थोड़ा बदल गया। अब उस आवाज में गुस्से से ज्यादा थकान और दर्द महसूस हो रहा था। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो साफ कहो, हम भागने वाले नहीं। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। दूर बादलों में फिर हल्की गड़गड़ाहट हुई। साए ने धीरे धीरे सिर उठाया। बहुत समय पहले मैं भी इसी जमीन पर पहरा देता था। बारिश, सूखा, जानवर, सब से लड़ता था। तीनों किसान अब ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। डर कम होकर जिज्ञासा में बदलने लगा था। तो फिर तुम यहाँ क्यों भटक रहे हो? इस तालाब से क्या रिश्ता है तुम्हारा? साया कुछ देर तक चुप रहा, जैसे पुराने वक्त को याद कर रहा हो। हवा अचानक शांत हो गई और पेड़ की टहनियां स्थिर हो गईं। कभी इस तालाब को बचाने के लिए मैंने सब कुछ खो दिया था, और उसी रात मेरी कहानी यहीं खत्म हो गई। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अलाव की लपटें एकदम तेज भड़की, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें छू कर गुजरी हो।
तुम्हारी कहानी क्या है, हमें बताओ, शायद हम समझ सकें। साया धीरे धीरे आग के करीब आया। अब उसका चेहरा डरावना कम और थका हुआ ज्यादा लग रहा था। उसकी आंखों की लाल चमक भी फीकी पड़ने लगी थी। खेतों के ऊपर ठंडी हवा थम सी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात उस साए की कहानी सुनने के लिए ठहर गई हो। अलाव की लपटें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं और पहली बार तीनों को उसमें डर से ज्यादा दर्द दिखाई दे रहा था। बहुत पुराने समय की बात है, जब इस जगह पर सूखा पड़ा था। लोग पानी के लिए भटकते थे और खेत बंजर हो गए थे। रघु, मोहन और भीखा काका बिना पलक झपकाए उसे सुनते रहे। अब उनके मन में डर की जगह सहानुभूति जन्म लेने लगी थी। तब मैंने अपने हाथों से यह तालाब बनाया था ताकि गांव जिंदा रह सके। दिन रात मेहनत की, लेकिन कुछ लोग इस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। उसकी आवाज भारी हो गई। हवा फिर से चलने लगी और सरसों की फसल लहराने लगी। फिर क्या हुआ? साया कुछ पल के लिए चुप हो गया। ऐसा लगा जैसे पुराने जख्म फिर से खुल गए हों। एक कड़ाके की रात उन्होंने मुझे इसी पेड़ के पास छोड़ दिया। ठंड और अकेलेपन में मेरी सांसें धीरे धीरे खत्म हो गईं और तब से मैं यहीं हूं। तीनों के चेहरों पर गहरी उदासी उतर आई। जिस डर से वे भाग रहे थे वह अब एक अधूरी कहानी बनकर सामने खड़ा था। तो तुम इस जमीन के रखवाले हो, हमें नुकसान क्यों पहुंचाओगे? साया उनकी तरफ देखता रहा। उसकी आंखों की लाली अब लगभग गायब हो चुकी थी। नुकसान नहीं चाहता, लेकिन जब लोग लालच में तालाब को छेड़ते हैं तब मुझे रोकना पड़ता है। मवेशी पानी की गहराई में खुद चले गए थे, मैंने किसी को खींचा नहीं। रघु ने धीरे से लाठी जमीन पर टिका दी। उसका डर अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। अगर तुम सच में इस मिट्टी के रक्षक हो तो हम भी तुम्हारा मान रखेंगे। हम तालाब को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह सुनकर साया कुछ पल शांत खड़ा रहा। फिर उसने खेतों की तरफ देखा। हरी बालियां हवा में झूम रही थीं। तुम लोगों की मेहनत मुझे अपने दिनों की याद दिलाती है। अचानक आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई। बूंदें अलाव के आसपास गिरने लगी और रात में एक अजीब सी शांति फैल गई। तो क्या अब हमें डरने की जरूरत नहीं? साया धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी आकृति धुंध में खुलने लगी थी। जब तक तुम इस मिट्टी का सम्मान करोगे, कोई बुरी ताकत इस मेड़ को पार नहीं करेगी। बारिश अब तेज हो चुकी थी। बूंदें मिट्टी पर गिरकर एक अलग ही खुशबू फैला रही थीं। अलाव लगभग बुझ चुका था, लेकिन तीनों के दिल में अब डर नहीं था। सिर्फ एक अजीब सी शांति थी। जिस साए से वे कांप रहे थे वही अब उन्हें इस जमीन का पहरेदार लग रहा था। रघु, लगता है वो सच में हमारी रक्षा करना चाहता था। रघु ने तालाब की दिशा में देखा। धुंध के बीच वह आकृति धीरे धीरे गायब हो रही थी, जैसे बारिश उसे अपने साथ बहा ले जा रही हो। आज समझ आया, हर डरावनी चीज बुरी नहीं होती। भीखा काका ने हाथ जोड़कर पीपल के पेड़ की तरफ सिर झुका दिया। उनकी आंखों में सम्मान था। यह मिट्टी किसी के बलिदान से बची है, अब इसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। बारिश थोड़ी थमी तो उन्होंने फिर से सूखी लकड़ियां डालकर हल्की आग जलाई। रात का बाकी पहर बिना किसी हलचल के बीत गया। ना नील गाय आई, ना कोई सांड। खेत बिल्कुल शांत थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पहरा दे रखा हो। आज तो एक भी जानवर नहीं दिखा। ये पहले कभी नहीं हुआ। सुबह की पहली हल्की रोशनी आसमान में फैलने लगी। बादलों के पीछे से सूरज की किरणें झांक रही थीं। तीनों ने खेतों का चक्कर लगाया। फसल सुरक्षित थी, एक भी पौधा रौंदा हुआ नहीं मिला। लगता है उसका आशीर्वाद सच में काम कर गया। गांव लौटते वक्त उनके कदम हल्के थे। रात का डर अब एक कहानी बन चुका था। उस दिन के बाद गांव में अजीब शांति रहने लगी। रात को खेतों में पहरा देना कम हो गया और लोग कहते थे कि पीपल के पेड़ के पास से गुजरते वक्त ठंडी हवा जैसे किसी की मौजूदगी का एहसास कराती है। डरावना नहीं, बल्कि सुकून देने वाला।